सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। केस स्टडीज तो बहुत ही बार आते हैं इस टॉपिक में से, तो समझ लेना है कि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो आज डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन है तो होता क्या है और इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल। जहां पे भी एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा एम्प्लॉइज, ठीक है, काम करते हैं। मतलब अगर मैं कंपनी की बात करूं तो वहां पर कंपनी में बहुत ज्यादा लोग होते हैं और बहुत ज्यादा मैनेजर्स होते हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा होती है। विदाउट कोऑर्डिनेशन बिजनेस रन नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। समझ में आया? इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? फंक्शन है सर। फंक्शन तो आपने बताया था कुछ, कोई 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। अब ये कौन सा फंक्शन आ गया? देखो, वो 5 फंक्शन कौन से थे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या था वो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन हमने पढ़े थे। इन 5 फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का नाम तो है ही नहीं। ठीक है, ये अभी बिल्कुल हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हम डेफिनेशन, फीचर्स और इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी बस इतना जान लो कि जो कोऑर्डिनेशन इन सब के साथ ही काम करता है। ठीक है, प्लानिंग के साथ भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग के भी साथ होता है, स्टाफिंग के भी साथ होता है, डायरेक्टिंग के भी साथ होता है और कंट्रोलिंग के भी साथ होता है। कोऑर्डिनेशन इन सब के साथ होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद क्यों एसेंस है। एसेंस का मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल की क्या डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंटीग्रेट्स द interrelated activities of different departments in order to achieve the common organizational goal। जरा ध्यान से समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले ऊपर क्या होता है? टॉप लेवल होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। ठीक है, उसके नीचे क्या होंगे? मिडिल लेवल होता है। ठीक है, यही होता है जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस लेवल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि मैं बात करूं, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और क्या होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया और एक एचआर डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ये आपके मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, अब देखो दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके साथ साथ क्लियर कर लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। मैं जो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये नहीं कि तालमेल आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे, कल से बंद कर देंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन टूटता है, तो वहां से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो लड़खड़ा जाता है। लड़खड़ा जाने का मतलब है वो अब गारंटी नहीं है कि वो अचीव होगा। ठीक है, अब उसके जो गारंटी, मतलब एक तरह से बात करूं, 90% चांस है कि वो गोल अचीव नहीं होगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जो कोऑर्डिनेशन है कंटिन्यू प्रोसेस है बाय विच आर मैनेजर्स। ठीक है, जो इनके मैनेजर्स हैं वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू करने के लिए। अगर किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैनेजर। तो मैनेजर को इसलिए खास ध्यान रखा जाता है। तो विच अ मैनेजर इंटीग्रेट्स द इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं वो अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग बनाए गए। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? मार्केटिंग करना, सेल्स एनालाइज करना, डिमांड एनालाइज करना, मार्केट में कितनी डिमांड आ रही है। उसके बाद ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स एनालाइज कर लेगा कि मार्केट में इतनी डिमांड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग बताएगा। ये किसको बताएगा भाई? ये बताएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। सर, परचेज डिपार्टमेंट 2 बार लिख दिया मैंने। ये बताएगा किसको? बताएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। बताएगा कि भाई इतने मार्केट में डिमांड आ रही है, ठीक है, इतना आपको प्रोडक्शन करना है। ये किसको बोलेगा?
रॉ मटेरियल खरीदना, ये किसको बोलेगा? परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई इतना रॉ मटेरियल परचेज करके दे दो, तभी तो मैं इतना प्रोडक्शन कर पाऊंगा। और ये किसको बोलेगा? भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मुझे इतना कैश दे दो, मैं इतना कैश से मैं क्या करूंगा, जो रॉ मटेरियल है परचेज कर लूंगा ताकि इतना प्रोडक्शन हो जाए, और प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में सेल होगी, और सेल होगी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। मतलब ये सारे लोग काम किस लिए कर रहे थे? एक इस बंदे के लिए, मतलब बंदे के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए किस लिए काम कर रहे थे? सारे के सारे डिपार्टमेंट क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, ठीक है, तभी ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब दोबारा समझ लेते हैं। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंटीग्रेट्स द इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, वो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, ताकि जो ऑर्डर टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो तो सबका कॉमन है ना, सबका गोल यही है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। इनके भी अपने अपने डिपार्टमेंट के गोल्स होते हैं, बट ये अपने डिपार्टमेंट के गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। वो तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन होगा, और तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाएगा, ठीक है। विदाउट कोऑर्डिनेशन आप ये तालमेल बिगड़ जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये एक दूसरे से बातचीत एक दूसरे को नहीं बता पाएंगे कि क्या किस डिपार्टमेंट में कितना काम कब कैसे करना है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं पता चलेगी तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया ये हमारा? ये तो थी हमारी डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत हो पूछ लेना, कमेंट कर देना। चलो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों बड़े डिस्कस कर लें फीचर और नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है। पहला पॉइंट दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। किन चीजों को जोड़ना? ग्रुप एफर्ट्स। जो जितने भी हमारे ग्रुप हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इन सारे डिपार्टमेंट्स ये सब मिलकर काम करेंगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो जाएगा। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन के थ्रू, क्योंकि कंपनी अकेले बंदे के थ्रू नहीं चल सकती। कंपनी चलती है ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू, ठीक है। अगर सारे मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो जाएगा, इसलिए वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट है यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, किस लिए काम करते हैं? एक मेन मेजर गोल को अचीव करने के लिए। वो गोल है क्या सर? वो गोल है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। उनके फंक्शन जरूर अलग अलग है, बट वो मेन जो उनका एक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। तो इसलिए बोला हुआ यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इन सबको मिलाकर एक ही एक्शन पे लेकर चलता है, जिससे बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यू प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने जब डेफिनेशन बनाई थी तब भी मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। अगर कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो वहां से ऐसा लगता है, वहां से ऐसा डाउट होने लगता है कि यार क्या हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चांसेस गिरने लग जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कंटिन्यू चलेगा तभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट है ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या है? बताया हुआ है यूनिवर्सल। क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। आप घर की ही बात कर लो, घर पे भी अगर कोऑर्डिनेशन ना हो ना तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। भाई बहन में भी अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो लड़ाई झगड़े वहां पे भी स्टार्ट हो जाते हैं, सही कहा, ठीक है। चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसे बोला जाता है ऑल परवेसिव फंक्शन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है डेलिब्रेट फंक्शन या फिर डेलिब्रेटली फंक्शन। अब डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझ कर किया जाने वाला काम है ये। अगर आपका मन भी नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से ही बात कर लेता हूँ। परचेज डिपार्टमेंट मैंने ले लिया यहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। 5 डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब क्या होगा? अब जरा ध्यान से समझना, क्या मैंने बात करी? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझ कर किया जाने वाला काम। अब क्या होगा? देखो मान लेते हैं कि इस मार्केटिंग मैनेजर की इस प्रोडक्शन मैनेजर के साथ नहीं बनती। नहीं बनती का मतलब है
झगड़ा हो रखा है, कुछ भी बात हो रखी है, उनका पर्सनल मैटर है, हमें क्या करना। ठीक है, बात ये है कि उनकी नहीं बन रही। अब क्या होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये एनालाइज करा कि मार्केट से इतनी डिमांड आ रही है, अगर वो इसको ना बताए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चल पाएगा कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है? नहीं पता चल पाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको कोऑर्डिनेट करे, कन्वे करे कि भाई इतना प्रोडक्शन करना है, तो वो इतना प्रोडक्शन कर पाएगा, और प्रोडक्शन करेगा तो मार्केट में सेल होगी। सही बोला? ठीक है, तो क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन से ही चलते हैं। चाहे आपकी किसी भी डिपार्टमेंट के साथ नहीं बन रही, बट आपको कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा। ये एक डेलिबरेटली फंक्शन है, जानबूझकर किया जाने वाला काम। ठीक है, इससे आप नहीं बच सकते। ठीक है, अगर आपका ये काम है कि उस बंदे से काम को पूछना है, उस बंदे से काम से, उस बंदे से ऑर्डर लेना और उसको ऑर्डर देना, बस यही काम है आपका, तो क्या होगा, आपका चाहे उसे बन रही हो या ना बन रही हो, बट आपको कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितने भी, अगर किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, तो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर वहां पर उस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वैसे तो मैनेजर सारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं, अब जिस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिगड़ा, उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जितने भी मैनेजर्स हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेशन से सारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन पे इफेक्ट पड़ जाता है, सारे डिपार्टमेंट के फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ने लगता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर्स की कोऑर्डिनेशन चलता रहे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लिया जाए। ठीक है, ये कुछ आपके 6 फंक्शंस हैं, इसको आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, दूसरा आपका यूनिटी ऑफ एक्शन, तीसरा आपका कंटिन्यू प्रोसेस, चौथा ऑल परवेसिव फंक्शन, फिफ्थ आपका डेलिबरेटली फंक्शन, सिक्स्थ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। इसको याद कैसे करना है, तो इनको मैंने रिलेट करा हुआ है। अगर मैं बात करूं इनको, तो बात करूं एयर कट, एयर, चलो यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं। एयर कट किस चीज से मैंने यहाँ पर रिलेट करा? ए मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल परवेसिव, मतलब आई का मतलब यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, आर का मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर, सी का मतलब कंटिन्यू प्रोसेस, यू का मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन, और आपका डी का मतलब आपका यहाँ पर डेलिबरेटली फंक्शंस। तो एयर कट, आपको इस चीज से, आपको इस टॉपिक को आपको याद रखना है, फीचर्स को आपको याद रखना है। एयर का मतलब होता है हवा, कट मतलब जुगाली लेना, गाय जैसे हवा में जुगाली लेती है। आई थिंक आपको इस चीज से, आपको इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, एयर कट। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले है ग्रोथ इन साइज। अब ध्यान से समझना, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगा, आपके एम्प्लॉइज वैसे बढ़ते जाएंगे, डिपार्टमेंट बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ग्रुप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और तालमेल है, तभी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा, एम्प्लॉइज ऐसे हैं कि तालमेल ही नहीं करना चाहते, तो वहां पर क्या होगा, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ग्रोथ इन साइज। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका कहने का मतलब क्या है, अब जैसे जैसे फंक्शंस डिवाइड करता हूं तो एम्प्लॉइज भी अलग अलग डिवाइड होंगे, उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको काम मिल जाता है। ठीक है, और फंक्शंस भी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, और ये तालमेल अगर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मार्कर बनाने का बिजनेस है, ठीक है, कैप बनाने का काम किसी और को दिया है, और मैंने, ठीक है, अपर पार्ट बनाने का काम किसी और को दिया है, रिफिल का पार्ट किसी और को दिया है, ठीक है, और इसके पैकेजिंग का काम किसी और को दिया हो, लेबलिंग का काम किसी और का दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सारे अगर मिलेंगे तभी तो ये मार्कर बन पाएगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तभी तो मार्कर कंप्लीट कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, कोई ये कैप ज्यादा बना देगा, कोई रिफिल्स कम बना देगा, यही होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। अभी मैंने बताया स्पेशलाइजेशन आ सकती है क्योंकि हम काम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन होगा, तभी क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉइज को काम दे सकते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही सारी चीजें पॉसिबल है। तो इंपॉर्टेंस 3 हमने पढ़े, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा पॉइंट आपका है स्पेशलाइजेशन। आपको याद रखना है, आपको फीचर्स
और आपको याद रखना है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक और चीज मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में, मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एसेंस जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो अब एसेंस क्यों है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, उसी चीज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ ये को कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, अब देखो प्लानिंग से लेकर चलते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन सबके साथ चलता है, प्लानिंग के साथ भी चलता है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ भी चलता है, आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबके साथ चलता है। वो बात करते हैं कैसे चलता है। अब मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के साथ कैसे चलता है। अब जब भी हम प्लान करते हैं, जब भी कंपनी प्लान करती है, ठीक है, वो क्या होगा, जितने भी मैनेजर्स होते हैं कंपनी के सबको बुला लिया जाता है, उन सबसे पूछा जाता है कि हमें क्या टारगेट रखना है, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे कोऑर्डिनेट करके एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसके लिए हम एक मेन प्लान भी रखते हैं और एक सपोर्टिव प्लान भी रखते हैं। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है, वो सारे के सारे जब तालमेल पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है, सारे मैनेजर्स की हेल्प के थ्रू ही पॉसिबल है, मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या रोल होता है आपका कोऑर्डिनेशन का। अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग की, अब यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर है सबको बुला लिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है भाई कौन सा फंक्शन कौन कौन से डिपार्टमेंट में रखना है, तो ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। कौन सा काम किसको दिया जाना चाहिए, क्या किस तरह के एम्प्लॉयज को दिया जाना चाहिए, और ऐसे काम कब कब करने चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में ही आपका पॉसिबल है और ये कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट आपका स्टाफिंग की अगर मैं बात करूं, स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन किस तरह से हेल्प करती है, वहां पर स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन के क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखो स्टाफिंग में क्या होता है, मेन लोगों को हायर करना, उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, जितने भी के डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप मुझे बता दो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे। अब क्या होता है, इस जो उन्होंने बताया हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट करा, अब उनके कोऑर्डिनेशन की हेल्प के थ्रू क्या होगा, लोगों को हायर किया जाएगा। तो स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होगा, डायरेक्टिंग में होता है क्या होता है, उनको काम देना। काम तभी दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन के बिना क्या पॉसिबल है, क्या उन्हें आप मोटिवेट कर सकते हो बिना कोऑर्डिनेशन के। डायरेक्टिंग में ही तो आएगा मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, लास्ट पॉइंट आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में किस तरह से रिक्वायरमेंट है आपकी कोऑर्डिनेशन की। अब कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग में क्या होगा, कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि आपने जो काम डिसाइड करा हुआ है, जो टारगेट डिसाइड करा हुआ है, क्या वो टारगेट ऑन टाइम चल रहा है, क्या वो टारगेट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजर्स के साथ, क्या काम सही पे चल रहा है, सही से काम चल रहा है, क्या हमारा टारगेट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। और वो टारगेट जो हमने डिसाइड करा था प्लान में, ठीक है, प्लान के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जो हम टारगेट अचीव करने वाले हैं वो मैनेजर्स के साथ कांटेक्ट किया जाता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, क्या टारगेट अचीव हो रहा है, टाइम पे नहीं अचीव हो रहा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर एक फंक्शंस में है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हर एक फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो ये चीजों को याद रख लेना, फीचर्स याद रख लेना और आपके इंपॉर्टेंस याद रख लेना। बाकी थैंक यू।